चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं डायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स। अभी तक पिछली 2 क्लासेस में मेजॉरिटी हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स की प्रॉब्लम। आज हम डायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ज़्यादा डायनेमिक्स की प्रॉब्लम में जो स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, पहले 3 तो सेम है, चौथे स्टेप में थोड़ा डिफरेंस आता है। चौथा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब डायनेमिक प्रॉब्लम हो, मतलब चीजें मूव कर रही हो, तो फाइनल स्टेप जब इक्वेशन लिखने का स्टेप आता है तो उसमें एलएचएस में हम सारी फोर्सेस को रखते हैं विथ साइन और आरएचएस में सिंगल टर्म रखते हैं विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। विथ साइन का मतलब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ता है हमको, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। या तो एक्सेलरेशन गिवन होगा या हम एज्यूम करेंगे, तो जो भी आप एज्यूम करेंगे या गिवन होगा एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना होगा। तो कल की क्लास में हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे, आया था ये पहला पार्ट। 2 ब्लॉक्स हैं, एक 2 kg का ब्लॉक है और दूसरा 5 kg का ब्लॉक है। अभी कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे फ्रिक्शन। A horizontal force of 35 Newton is applied to small m. Find the force of contact between the blocks. ये निकाल ली थी, क्या आई थी फोर्स ऑफ कांटेक्ट? यहां जब ये 35 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा था तो क्या आई थी बेटा फोर्स ऑफ कांटेक्ट? नहीं निकाली? अरे निकाली नहीं निकाली तो कितनी आई? नंबर नहीं निकाला? हाँ, तो नंबर में भी निकालना है हमको। जब 35 न्यूटन राइट साइड को लग रही है तो होगा क्या, यहां चीजें रुकी रहेंगी या मूव करने वाली हैं? मूव करने वाली हैं। फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। अभी किस तरफ को मूव करने वाली है बेटा? राइट साइड को। ये 2 kg भी राइट को जाने वाला है और ये दोनों चिपक के मूव करने वाले हैं ऑब्वियसली, तो इसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड को ही होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान सकता हूं? सेम मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं? सेम होगा दोनों का एक्सेलरेशन राइट साइड को। तो बेटा न्यूटन्स लॉ जब लिखना होता है ना ऐसे सवालों में, हमारे पास जैसे यहाँ 3 चॉइसेस हैं, अकेला 2 kg, अकेला 5 kg या फिर 2 kg प्लस 5 kg। तो सबसे पहला न्यूटन्स लॉ हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 kg प्लस 5 kg के लिए। 2 kg प्लस 5 kg का कंबाइंड का न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। तो 2 kg और 5 kg को अगर एक साथ देखें, 2 kg और 5 kg को अगर एक साथ देखें तो राइट साइड को 35 न्यूटन की फोर्स है, एक ही फोर्स है। और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में है, बट हमें वर्टिकल डायरेक्शन से अभी मतलब नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल पर ध्यान देना है मुझे। तो बोलना शुरू करिए बेटा न्यूटन्स लॉ इसका। मतलब थियरी जब पढ़ाई जाती है तो उसको दिमाग में डालना भी होता है। न्यूटन्स लॉ एलएचएस में, अभी भी थियरी रिपीट की मैंने थोड़ी देर पहले। एलएचएस में फोर्स, आरएचएस में मास इनटू एक्सेलरेशन। कितनी फोर्स है? एक ही फोर्स है। राइट साइड को एक्सेलरेशन ट्रीट किया है तो राइट साइड की फोर्स को पॉजिटिव। बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। 7 क्यों भाई? मास 7 kg है पूरे सिस्टम का। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया एक्सेलरेशन।
दोनों का एक्सेलरेशन ये है। अब लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता करना था, मुझे क्या पता करना था, जो दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, आप तो 2 kg पर धक्का दे रहे हैं, 2 kg वाला राइट को जाना चाहेगा, बट वो 5 kg को 5 kg उसको राइट को जाने नहीं देगा। तो 5 kg वाला 2 kg को रिपेल करेगा। कौन सी फोर्स से? फोर्स का नाम बोलिए, नॉर्मल। और 2 kg वाला 5 kg को राइट को नॉर्मल से रिपेल करेगा। याद है? तो 2 kg और 5 kg के बीच में आपस में क्या लग रही है? नॉर्मल फोर्स लग रही है। अब टाइम आया है अकेले 2 kg को देखने का या अकेले 5 kg को देखने का। नॉर्मल आप पूरे सिस्टम को न्यूटन लॉ लिख के नॉर्मल नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए नॉर्मल कैसी फोर्स है? दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल जो है इंटरनल फोर्स। बात हो चुकी है पहले। इंटरनल फोर्स नजर नहीं आएंगी, फिर एक्सटर्नल फोर्स नजर आती है न्यूटन लॉ में। तो उसके लिए क्या चूज करूं बेटा, क्या चूज करूं? या तो 2 kg को सिस्टम चूज करूंगा या फिर अकेले 5 kg को सिस्टम चूज करूंगा। करें अकेले 2 kg को सिस्टम चूज करूं? बताइए कितनी फोर्सेस लग रही हैं वैसे 2 kg पे? टोटल टोटल बताइए पहले। टोटल 1 2 3 4 5 6 10 हजार कितनी लग रही हैं? 4। टोटल 4 लग रही हैं। कौन कौन सी? ये 35 न्यूटन वाली एक्सटर्नल, 5 kg से नॉर्मल, खुद की ग्रेविटी और जमीन से नॉर्मल। बट मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं केवल किस में इंटरेस्टेड हूं बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और मैं एक्स को अलग से देख सकता हूं, वाई को अलग से देख सकता हूं, दोनों को इंडिविजुअली सेपरेटली देख सकता हूं। तो मैं अभी केवल किसको देख रहा हूं? कौन सी डायरेक्शन को देख रहा हूं अभी? केवल केवल एक्स को देख रहा हूं अभी। तो 2 kg का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो राइट साइड को फोर्स दिखाऊंगा एक 35 और लेफ्ट साइड को एन। वर्टिकल फोर्स दिखा नहीं रहा हूं मैं अभी, इंटरेस्टेड नहीं हूं उनमें। एक्सलेशन है या रेस्ट पे है? ये एक्सलेशन है। किस तरफ को है? राइट साइड को। पता चल चुका है मुझे। कैसे पता चला मुझे राइट साइड को कितना एक्सलेशन है? पहले मैंने पूरे सिस्टम का न्यूटन लॉ लिखा ना, कंबाइंड का। तो राइट साइड को एक्सलेशन है और कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज न्यूटन्स लॉ बोलिए, बोलना शुरू करिए इसका। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। 35 माइनस एन। माइनस एन क्यों आया भाई? क्योंकि एक्सलेशन राइट साइड को है, मुझे राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, सारी फोर्सेस एलएचएस में और आरएचएस में एक टर्म। जब स्टैटिक वाला लिखते थे तो लेफ्ट की फोर्सेस एक तरफ, राइट की फोर्सेस एक तरफ, ऐसा करते थे। बट अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? सारी फोर्सेस एलएचएस में, सारी फोर्सेस एलएचएस में विद साइन, और आरएचएस में हमेशा बार 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 सिंगल टर्म। क्या है वो सिंगल टर्म? मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए इसका। 35 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो 35 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 10। तो नॉर्मल क्या हो गया? 25 न्यूटन। समझे?
बट मैं एक और काम कर सकता था। क्या कर सकता था? दूसरा काम किसको सिस्टम चूज कर सकता था? 5 kg को कर सकता था। वो भी एक चॉइस है सिस्टम की मेरे पास। अब मैं वापस फर्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं बेटा। याद है कितने स्टेप? 4। क्या है पहला स्टेप? आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन विच न्यूटन लॉ मस्ट बी अप्लाइड। दूसरा, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स एफबीडी इफ रिक्वायर्ड। तीसरा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है तो करेंगे नहीं। और आखिरी में इक्वेशन लिखनी है न्यूटन लॉ की। अब जरा 5 kg को प्लीज ध्यान से देखिए, अकेले 5 kg को। नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए टोटल। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए। 1 2 3 4 5 6 कितनी? 3। 3 ही फोर्सेस हैं उस पर टोटल, 4 नहीं है उस पे, 3। कौन कौन सी? बेटा ब्लैंक क्यों हो रहे हैं? ब्लैंक क्यों हो रहे हैं इसमें? घर से पढ़ के आना होता है, पिछली क्लास पढ़ के आनी होती है घर से। कितनी फोर्सेस हैं इस पर? 3। बोलिए। ग्रेविटी, जमीन से लगने वाला नॉर्मल, और 2 kg से लगने वाला नॉर्मल। बट मैं केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं, तो वर्टिकल को भूल जाएं अभी। बोलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स? एक, मात्र एक। और वो एक फोर्स 35 न्यूटन की फोर्स नहीं है, वो 2 kg के द्वारा 5 kg पे लगने वाला नॉर्मल है। इनसाइड द बॉडी लगता है नॉर्मल। तो किस तरफ लग रहा है 5 kg पे वो नॉर्मल? राइट साइड को। ये नॉर्मल को एन डैश मान लेता हूं। एक्सलेशन किस तरफ को है उसका? राइट साइड को ही है। भाई दोनों चिपक के मूव कर रहे थे, तो उसका एक्सलेशन भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज न्यूटन लॉ बोलिए। न्यूटन लॉ बोलिए। एन डैश इज इक्वल टू 5 इंटू ए। एन डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 5 विच इज 25। भाई एन और एन डैश सेम मैग्नीट्यूड के आए। क्यों आए? क्या कोई कोइंसिडेंस है? नहीं। क्यों आए एन और एन डैश सेम मैग्नीट्यूड के? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, वो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर हैं, आने ही चाहिए थे। एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, आने चाहिए था ये। मतलब ये लग रही है एन डैश 2 kg के द्वारा 5 kg पे, और 5 kg के द्वारा 2 kg पे ये लग रही है एन। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है बेटा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का 25 न्यूटन ही आ रहा है, देख रहे हैं क्या? अब इसी का दूसरा पार्ट है। अब इस बार एफ फोर्स जो कि 35 न्यूटन की फोर्स थी, वो अब बेटा स्मॉल एम पे नहीं लग रही है, वो अब मैं कैपिटल एम पे लगा रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं उसको। तो क्या अब भी एक्सलेशन राइट साइड को होगा? नहीं। अब एक्सलेशन किस तरफ को हो जाएगा? लेफ्ट को। और दोनों का एक्सलेशन सेम होगा या किसी का ज्यादा किसी का कम? चिपक के चल रहे होंगे दोनों लेफ्ट साइड को। फिर से मुझे दोनों के बीच का नॉर्मल निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा? दोनों के बीच का नॉर्मल। बट वो निकालने से पहले मुझे एक्सलेशन निकालना पड़ेगा, तभी मैं नॉर्मल निकाल पाऊंगा। फिर से एक्सलेशन निकालने के लिए क्या सिस्टम चूज करना चाहिए? दोनों को मिला के। देख पा रहे हैं? और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं मैं। इस बार कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव? इस बार कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव? लेफ्ट की डायरेक्शन इस बार पॉजिटिव।
लेफ्ट को एक्सेलरेशन है। प्लीज बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए बेटा एंटायर सिस्टम का। F इज इक्वल टू एम ए, एक ही F है, तो 35 इज इक्वल टू 7 इंटू ए की वैल्यू फिर से क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले भी आई थी अभी भी वही आ रही है, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है एक्सेलरेशन का, क्या नॉर्मल का भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा? पहले अभी क्या आया था नॉर्मल का मैग्नीट्यूड 25, क्या अभी भी 25 आएगा? चेक करें। नॉर्मल निकालने के लिए मुझे सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब क्या सिस्टम चूज कर लूं बेटा? दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस। क्या है दो चॉइसेस? अकेला स्मॉल एम या अकेला कैपिटल एम, दो चॉइसेस हैं। पहले ले लेता हूं अकेले स्मॉल एम, ले लूं। स्मॉल एम को इमेजिन करिए फिर से, मुझे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए स्मॉल एम पे। 3 नजर आ रही है नहीं आ रही है? ग्रेविटी, जमीन से लगने वाला नॉर्मल एंड कैपिटल एम से स्मॉल एम पर लगने वाला नॉर्मल, दिख रहा है? बट मैं केवल किस में इंटरेस्टेड हूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो स्मॉल एम का अगर देखूं तो लेफ्ट साइड को लग रहा है नॉर्मल, n1 बोल देता हूं इसको, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी उसका लेफ्ट साइड को ही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज न्यूटन लॉ बोलेगा कोई इसका? n1 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। कितना है इसका ब्लॉक मास? इसका 2 kg। n1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, मतलब क्या आ गया बेटा 10 न्यूटन। क्या सेम आंसर आया? नहीं, नॉर्मल अलग आ गया। एक और चॉइस थी मेरे पास सिस्टम की, क्या है तीसरी चॉइस? क्या है तीसरी चॉइस? कैपिटल एम, ओनली कैपिटल एम। ओनली कैपिटल एम को इमेजिन करूं बेटा, पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ फोर्सेस टोटल 4। अभी भी बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, मुझे नजर नहीं आ रही है फोर्सेस। 3 जगह बाउंड्री ब्रेक हो रही है, तो 3 जगह कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटी, बट मैं केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं। बोलिए बेटा, तो कैपिटल एम को अगर देखूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्सेस है ना उस पर, लेफ्ट की तरफ को कितनी 35 न्यूटन, और कोई फोर्स है राइट की तरफ को भी कितनी n1 डैश बोल देता हूं इसको। मुझे पता है n1 डैश और n1 की वैल्यू सेम आने वाली है, आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि n1 और n1 डैश क्या है थर्ड लॉ पेयर। एक्सेलरेशन इसका भी लेफ्ट साइड को है। न्यूटन लॉ बोलिए बेटा इसका, बोलिए किस लेफ्ट को पॉजिटिव ट्रीट करना है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन पॉजिटिव। बोलिए इक्वेशन बोलिए, 35 माइनस n1 डैश इज इक्वल टू 5 इंटू ए। 35 माइनस n1 डैश इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू भी 5 है। कितना आ गया n1 डैश? n1 डैश आ गया 35 माइनस 25, कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन। n1 और n1 डैश का मैग्नीट्यूड सेम आया है, रीजन थर्ड लॉ पेयर है। बट n और n1 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया है, अलग अलग है ना वो। हाँ, एक्सेलरेशन दोनों सिचुएशन में सेम मैग्नीट्यूड का आया था, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, लेकिन नॉर्मल सेम नहीं आया दोनों सिचुएशन। ये समझ रहे हैं? बेटा पूरी प्रोसेस दिमाग में बैठानी है, पूरी प्रोसेस दिमाग में बैठानी है। और अगर आप सोच रहे हैं केवल इस चैप्टर के लिए कर रहे हैं ये, तो गलतफहमी दूर कर लीजिए अपनी, हर चैप्टर में यूज होने वाली है। न्यूटन्स लॉ लिखना ही पड़ेगा मुझे,
आगे जाने वाले चैप्टर्स में भी, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। नेक्स्ट सिमिलर सवाल है, बट इस बार 2 ब्लॉक्स की जगह 3 ब्लॉक्स हैं। नजर आ रहे हैं? मासेस भी दे रखे हैं। क्या क्या मासेस हैं भाई? M1 का मास क्या दे रखा है? 1 kg। M2 का मास क्या दे रखा है? 1.5 kg। M3 का मास क्या दे रखा है? 2 kg। आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शन की कोई चिंता नहीं है। फाइंड द, पहला है हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट नीडेड टू पुश द ब्लॉक एज अ सिंगल यूनिट विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैं कैपिटल F लगाना चाहता हूं राइट साइड को, सच दैट तीनों ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव करें? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये भी फोर्स से, ये भी फोर्स से, और ये भी फोर्स से। तो कैपिटल F पता लगाना है मुझे। किसको सिस्टम चूज कर लो बेटा? पूरे को। पूरे को चूज करना बेस्ट रहेगा ना। पूरे को सिस्टम चूज करूंगा तीनों को मिला के। और फिलहाल मैं केवल किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में है फोर्सेस, ग्रेविटी है, नॉर्मल है, बट फिलहाल हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड हूं। बोलेंगे बेटा बिना एफबीडी ड्रॉ करे भी न्यूटन लॉ लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या? एकमात्र फोर्स है राइट साइड को कैपिटल F। एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज बोलिए न्यूटन लॉ। F इज इक्वल टू, मास में पूरे सिस्टम का मास आएगा, तो कितना आया ये? कितना आया? 4.5 ना, इंटू एक्सेलरेशन कितना? 4। 4.5 इंटू 4 करिए, 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का कैपिटल F लगाना पड़ेगा मुझे राइट साइड को। तब ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा बेटा? तब ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। नाउ B, resultant force on each block and magnitude of contact force between the blocks. पहले पूछा है उसने रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, फिर पूछा उसने कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल है यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसे पहले ले लूं ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 को देखिए बेटा, केवल ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं टोटल? टोटल बताइए मुझे। बोलिए टोटल 4। कैपिटल F, ग्रेविटी, जमीन से लगने वाला नॉर्मल, एंड M2 से लगने वाला नॉर्मल। किस तरफ लगेगा M2 से लगने वाला नॉर्मल? उस पर लेफ्ट साइड को लगेगा। मैं अभी केवल किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं? हॉरिजॉन्टल, तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखा रहा हूं। तो M1 वाले को देखें अगर, तो उस पर राइट साइड को लग रही है कैपिटल F और लेफ्ट साइड को लगेगी, मान लेते हैं कुछ N12। इसको क्या बोल दे रहा हूं मैं? N12। N1 ब्लॉक पे लगने वाली 2 के द्वारा। एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका? तीनों का ही राइट साइड को है। कितना पता है क्या मुझे? दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F की वैल्यू मैंने अभी अभी पता कर ली, 18 न्यूटन। तो पहले फर्स्ट वाले का बी पार्ट। बी पार्ट देखें, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। रिजल्टेंट मतलब होता है टोटल। टोटल फोर्स ऑन एनीथिंग इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। है नहीं है? यही न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ नेट अगर पूछा जा रहा है मुझे, एफ नेट सिंपली हो जाएगा M1 इंटू A1। M1 कितना दे रखा है मुझे? 1 kg। और एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ नेट कितना है बेटा? 4 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है M1 ब्लॉक पे? 4 न्यूटन। बस उस नेट फोर्स में एक्चुअली
4 टोटल फोर्सेस हैं, वर्टिकल डायरेक्शन तो कैंसिल कर दे रही है एक दूसरे को, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली कैंसिल आउट नहीं कर रही है। कैंसिल आउट कर रही होती तो नेट फोर्स क्या आ जाता, 0 आ जाता। नेट फोर्स है 4 न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लॉक 2 पे नेट फोर्स बताएगा कोई मुझे, बिना डायग्राम वगैरह ड्रॉ करे। 6 न्यूटन। कैसे बोला मैंने ये, 1.5 इंटू 4। ब्लॉक 3 पे बताएगा नेट फोर्स 8 न्यूटन। एफ नेट इज मास इंटू एक्सलेशन, बट हमें हमेशा एफ नेट निकालना हो जरूरी नहीं है, हमें इंडिविजुअल फोर्सेस भी निकालनी पड़ सकती हैं जिनसे मिलके एफ नेट बना है ना। जैसे इसी में अगर मैं N12 पता करना चाहता हूं, नॉर्मल एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 पता करना चाहता हूं, तो उसका न्यूटन लॉ बताएगा कोई मुझे। 18 माइनस N12 should be equal to 1 into 4. 18 minus N12 should be equal to 1 into 4. एक्चुअली ये नेट फोर्स ही है। N12 की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 4 कितनी हो गई, 14 न्यूटन। तो N12 पता चल गया मुझे। व्हाट इज N12? नॉर्मल एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। अब सेकंड ब्लॉक को देखिए। टोटल फोर्सेस बोलिए सेकंड ब्लॉक पे, टोटल बोलिए पहले। टोटल 4, हॉरिजॉन्टल 2। क्या ये एफ M2 पे लग रहा है? नहीं, एफ नहीं लग रहा है M2 पे, नॉर्मल लग रहा है M1 के द्वारा M2 पे, एंड नॉर्मल लगेगा M3 के द्वारा M2 पे। हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड हूं, 2 ही एरोज दिखाऊंगा। राइट वाले एरो को लिख रहा हूं N21, राइट वाले एरो को क्या लिख रहा हूं, N21, नॉर्मल एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। लेफ्ट वाले एरो को लिख रहा हूं N32, सॉरी N23, नॉर्मल एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3। दिख रहा है क्या? एक्सेलरेशन किस तरफ है उसका, राइट साइड को, पता है ना मुझे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज न्यूटन्स लॉ बोलिए इसका। N21 माइनस N23 शुड बी इक्वल टू 1.5 इंटू 4। N21 minus N23 should be equal to 1.5 into 4. What is 1.5 into 4? 6. समझे? मुझे पता है वैसे N21 का मैग्नीट्यूड N12 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? थर्ड लॉ पेयर है वो दोनों आपस में, 1 ने 2 पर जो नॉर्मल लगाया और 2 ने 1 पे जो नॉर्मल लगाया। तो इसकी जगह कितना लिख सकता हूं, 14। तो N23 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 माइनस 6, 8 न्यूटन। बचा ओनली 3। थर्ड ब्लॉक दिख रहा है, थर्ड ब्लॉक। टोटल फोर्सेस बोलिए। टोटल 3, हॉरिजॉन्टल 1, मात्र 1। क्या वो एक फोर्स एफ है? नहीं। नॉर्मल बाई 2 ऑन 3, तो मुझे इस पे केवल एक फोर्स नजर आएगी, वो होगी N32। राइट साइड को। एक्सलेशन मुझे पता है उसका पहले से, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट साइड को। न्यूटन लॉ बोलिए बेटा। N32 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 4, क्या आया बेटा, 8 न्यूटन। ध्यान से देखिए, सेकेंड ब्लॉक पे जब न्यूटन लॉ लिखा तब
N23 कितना निकल के आ रहा है? 8 न्यूटन। थर्ड ब्लॉक पे जब न्यूटन लॉ लिखा अलग से तो N32 कितना निकल के आ रहा है? 8 न्यूटन। कोइंसिडेंस है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बेटा? थर्ड लॉ पे है। नॉर्मल अप्लाइड बाई 2/3 एंड नॉर्मल अप्लाइड बाई 3/2। अब सवाल ये है कि मैं क्या बार बार इतनी सारी इक्वेशन लिखूंगा? नहीं, मैं चूज करूंगा। मेरे पास चॉइस होगी, बहुत बार सिस्टम चूज करने की चॉइस होगी। वो चॉइस डिपेंड करेगी एक तो सवाल में पूछा क्या है उस पर, तब भी मेरे पास चॉइस हो सकती है उसके बाद। जैसे उसने मुझे इस सवाल में पूछा होता 2 और 3 के बीच का नॉर्मल, वैसे तो सब कुछ पूछा है, अगर स्पेसिफिकली पूछा होता 2 और 3 के बीच का नॉर्मल, पूछ सकता था। तो मैं क्या सिस्टम चूज करता? अकेले 3 को, जहां नॉर्मल पूछा है, या तो उसके राइट का सिस्टम चूज करूंगा या उसके लेफ्ट का। क्या बेस्ट होता, अकेला 3 या अकेला 2 या 1 और 2 कंबाइंड? नहीं, अकेला 3 बेस्ट होता। क्यों होता अकेला 3 बेस्ट? क्योंकि एक ही फोर्स लग रही होती उस पे। सिस्टम कौन सा बेस्ट होगा हमारे लिए? जिसमें कम से कम फोर्सेस लग रही हो। अरे कम से कम एरोज बनाने पड़ेंगे। कम से कम फोर्सेस वाला सिस्टम हमारे लिए बेटर सिस्टम होगा। अगर आप 1+2 को सिस्टम चूज करते, एफ लग रहा होता और ये नॉर्मल लग रहा होता, इस पर एक्सटर्नल 2 फोर्सेस लग रही होती। अकेले M3 को इमेजिन करिए, अकेले M3 पर केवल एक फोर्स है। बेटर सिस्टम क्या होता? अकेला M3। ये टेक्निक मैं आगे यूज करने जा रहा हूं बेटा। हमें ये भी सीखना है साथ में कि क्या सिस्टम चूज करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमें अलग अलग सिस्टम चूज करके न्यूटन लॉ लिखना आना चाहिए, बट मैं हमेशा ये बार बार सिस्टम चूज नहीं करूंगा ना। मैं सिस्टम वो चूज करूंगा जिसमें सबसे कम मेहनत करके आंसर आ जाए। समझ रहे हैं क्या? बढ़ो आगे। जैसे सिमिलर सवाल है, जल्दी बताइए, बस डेटा बदल दिया है, होना चाहिए हर किसी से। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है राइट हैंड साइड को, 2 kg, 3 kg, 5 kg। मुझे नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल चाहिए बिटवीन 2 kg 3 kg, बिटवीन 3 kg 5 kg। समझ रहे हैं? बट नॉर्मल निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और किस तरफ को होगा पक्का? राइट साइड को। तो सबसे पहले क्या सिस्टम चूज करना चाहिए मुझे? टोटल कंबाइंड सिस्टम। उसके बाद इंडिविजुअल ब्लॉक्स को देखूंगा। बोलिए, एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साफ साफ नजर आ रहा है, डेटा इतना अच्छा दिया है। नहीं दिखा? नहीं दिखा? अब मुझे 3 और 5 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है बेटा। पहले तो पूरा सिस्टम एक साथ चूज करूंगा कि भाई इसका एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन, तीनों का एक्सलेशन सेम है। तो न्यूटन लॉ हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। एक्सलेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल खत्म? नहीं, मुझे क्या निकालना है? मुझे 2 kg 3 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है, एंड 3 kg 5 kg। पहले 3 kg 5 kg का नॉर्मल निकालूं तो यहां नॉर्मल पता करना है ना मुझे। तो या तो इस बाउंड्री के राइट का सिस्टम चूज करूंगा या इस बाउंड्री से लेफ्ट का सिस्टम। कौन सा बेटर है? राइट वाला बेटर है। क्यों? क्या सिस्टम बेटर होगा? जिसमें कम फोर्सेस लग रही होंगी। तो ओनली 3 kg को सिस्टम चूज करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में मात्र एक ही फोर्स लग रही होगी। लेकिन अगर 2 kg प्लस 3 kg को सिस्टम चूज करूंगा तो ये 10 न्यूटन और ये नॉर्मल।
तो दो फोर्सेस से डील करना पड़ेगा मुझे। तो क्या बेटर है बेटा, ये भी सीखना है हमको। क्या बेटर है? ओनली 5 kg, ओनली 5 kg का सिस्टम चूज करें। इस नॉर्मल को बोल दे रहा हूं N53 नॉर्मल ऑन 5 kg बाई 3 kg। बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए इसका। N53 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू ए, मतलब कितना हो गया है नॉर्मल? 5 न्यूटन। पता चल गया? मैं 2+3 को भी सिस्टम चूज कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। मैं 2+3 को भी सिस्टम चूज कर सकता था, पर मुझे तब लिखना पड़ता 10 माइनस दिस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर से बेटा, आपके पास चॉइस होगी सिस्टम चूज करने की, तो आप किस सिस्टम को चूज करेंगे? जिसपे कम फोर्सेस लग रही है। जैसे अगला है, मुझे 2 और 3 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है। 2 और 3 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है। क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास? या तो यहां से लेफ्ट का सिस्टम लूं, मतलब ओनली 2 kg, या फिर ओनली 3 kg अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा रहेगा 3 kg प्लस 5 kg। नहीं क्या बताइए? 3 kg प्लस 5 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक, मात्र एक। वहीं 2 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही होती? दो। दोनों से आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। आएगा नहीं आएगा? बट कौन सा सिस्टम चूज करना बेटर है बेटा? यहाँ पे कौन सा सिस्टम चूज करना बेटर है? 3+5। तो 3 kg प्लस 5 kg को सिस्टम चूज करूं अगर, इस नॉर्मल को बोल देता हूं N ऑन 3 kg बाई 2 kg। एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं अभी। बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए। N32 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना? 8 इंटू एक्सेलरेशन 1, कितना आ गया ये? 8 न्यूटन। जस्ट सीखने के पर्पज से अगर मैंने ओनली 2 kg को सिस्टम चूज किया होता, फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन और ये नॉर्मल लगता है इस पे N23। प्लीज न्यूटन लॉ बोलिए ओनली 2 kg का। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? 10 माइनस N23 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। N23 की वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रही है? 8। सेम आ रही है, बट बेटर सिस्टम कौन सा था बेटा? ओनली 2 kg बेटर सिस्टम था या 3 kg प्लस 5 kg बेटर सिस्टम था? 3 kg प्लस 5 kg बेटर सिस्टम था। अभी ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आसान है। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तब अंतर आ जाता है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। सिमिलर क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ गए हैं। डरेंगे नहीं, ब्लॉक्स बढ़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर कंसेप्ट समझे आप तो। अगर कंसेप्ट समझे हैं तो बिना पेन उठाए भी आंसर कर सकते हैं इसका, सारे 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 पार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोलिए। स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है ये, स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ये 5 ब्लॉक्स का सिस्टम रखा हुआ है, दिख रहा है? पांचों का मास M है। कैपिटल P फोर्स लगाई जा रही है राइट साइड को। ऑब्वियसली पांचों ब्लॉक्स चिपक के मूव करेंगे एक दूसरे से। किस तरफ को मूव करने वाले हैं? राइट साइड को। तो एक्सेलरेशन पांचों का सेम होने वाला है या अलग अलग होने वाला है? सेम होने वाला है। प्लीज जल्दी से आप मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएंगे क्या? P/5m। अभी तक भी नहीं दिखा बेटा। क्या सिस्टम चूज करूंगा एक्सेलरेशन पता करने के लिए? पहले पूरा, पूरा मतलब पांचों के पांचों ब्लॉक मिला के।
पांचों ब्लॉकों को मिला दूं, कंबाइंड सिस्टम ले लूं, मैं वर्टिकल में इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल, तो केवल हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल में कितनी फोर्स है एंटायर सिस्टम पे? कौन सी फोर्स है वो? पी। तो एलएचएस में एक ही टर्म आएगा पी। आरएचएस में मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है सिस्टम का? 5m। तो न्यूटन लॉ हो गया P इज इक्वल टू 5ma। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? P/5m। आया? अब एफ डी ई, डी का मतलब है डी और ई के बीच का नॉर्मल। एफ डी ई, एफ डी ई मुझे पता करना है, डी और ई के बीच का नॉर्मल पता करना है मुझे, डी और ई के बीच लगने वाली फोर्स। क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास सिस्टम की? या तो ओनली ई को सिस्टम चूज कर लो, या ABCD को सिस्टम चूज कर लो मिला के। कौन सा बेटर है? ओनली ई। क्यों बेटर है भाई? वो उस पर एक ही फोर्स लगेगी, सिंगल फोर्स लगेगी उस पर। बट ABCD को सिस्टम चूज करूंगा तो उस पर P भी लगेगी और ये नॉर्मल भी लगेगा। समझे क्या? तो मैं ये नॉर्मल निकालना चाहता हूं, FDE, या N बोल दो केवल इसको। प्लीज बोलिए बेटा, FDE के लिए, FDE के लिए ओनली ई। सिस्टम क्या लिया मैंने? ओनली ई। और न्यूटन लॉ बहुत सिंपल सी इक्वेशन आएगी, नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए, या FDE, इसको FDE बोल देता हूं, FDE बोला है उसने। तो FDE इज इक्वल टू, FDE इज इक्वल टू m इंटू ए, और ए मुझे पहले से पता है, तो ओनली को सिस्टम लिया। FDE इज इक्वल टू m इंटू ए, विच विल बी m इंटू P/5m। कितना आ गया ये? P/5। ये वाला नॉर्मल है P/5। अगला नॉर्मल मुझे निकालना है C और D के बीच में। क्या चॉइस है मेरे पास? या तो यहां से पूरा इसके राइट का सिस्टम, इसके राइट में डी और ई दोनों मिला के होंगे, अकेले डी को लेना अच्छा नहीं रहेगा ना। या तो डी और ई को एक साथ लूं कंबाइंड, या फिर एबीसी को सिस्टम चूज करूं कंबाइंड। कौन सा बेटर है? डी और ई मिला के। क्यों बेटर है? एक ही फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, बोलिए न्यूटन लॉ जल्दी से बोलिए। FCD बोल देता हूं इन दोनों के बीच के नॉर्मल को, इन दोनों के बीच के नॉर्मल को बोल रहा हूं FCD। बोलिए FCD। FCD कैन बी रिटन इक्वल टू, कैन बी रिटन इक्वल टू 2m इंटू ए, 2m इंटू ए की जगह वापस क्या लिख दूं? P/5m। m से m कटा, क्या आ गया? 2P/5। आया? क्या जल्दी से आप B और C के बीच का नॉर्मल भी बता सकते हैं? हाँ भाई, B और C के बीच का नॉर्मल, B और C के बीच के नॉर्मल निकालने के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं। क्या है वो दो चॉइसेस? या तो CDE को कंबाइंड एक सिस्टम चूज करूं, या AB को कंबाइंड एक सिस्टम चूज करूं। ज्यादा बेटर कौन सा है? CDE। नहीं क्या? ज्यादा बेटर है। इस वाले में क्या था? इस वाले में था D+E ना, इस वाले में D+E था। अब इस वाले में BC, B और C के बीच का नॉर्मल निकालने में बेटर चॉइस होगा C+D+E ना।
बेटर चॉइस क्या होगी? सी प्लस डी प्लस सी या ए प्लस बी? सी प्लस डी प्लस सी। बोलिए न्यूटन्स लॉ। एफ बी सी, ये नॉर्मल लग रहा है ना बी और सी के बीच? एफ बी सी, बोलिए बेटा एफ बी सी इज इक्वल टू 3m इंटू पी बाई 5m। कितना हो गया? 3p/5। फाइनली ए और बी के बीच का नॉर्मल निकाल दीजिए बेटा। क्या सिस्टम चूज करना बेस्ट रहेगा? क्या सिस्टम चूज करना बेस्ट रहेगा? ओनली ए या बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी? नहीं ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी बेटर सिस्टम है। अब ये मत सोचिए छोटा सिस्टम बेटर होगा हमेशा, बड़ा भी बेटर हो सकता है। क्यों भाई? बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी बेटर क्यों है? उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगी, तो इसको सिस्टम चूज कर लूं, इसको सिस्टम चूज कर लूं तो भाई इनके बीच नॉर्मल लग रहा है ये, तो मैंने चूज किया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो नॉर्मल जो राइट साइड को लग रहा है एफ ए बी, बोलिए एफ ए बी इज इक्वल टू कितना? 4m इंटू एक्सलेशन p/5m। तो क्या आ गया ये? 4p/5। आपने पी धक्का लगाया था, पूरा सिस्टम राइट को मूव करने लग गया था। राइट जाते जाते नॉर्मल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। देख रहे हैं क्या? राइट जाते जाते नॉर्मल कम होता जा रहा है। कैसे? एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर हम, मैं खड़ा हूं जमीन पे, ठीक है, मेरी पूरी बॉडी का मास है मान लेते हैं 70, तो ग्रेविटी कितनी लग रही है मुझ पर? मैं पूरा कंबाइंड सिस्टम लूं अपना तो 70। तो मेरे जूते के सोल जहां कांटेक्ट में है वहां से नॉर्मल लग रहा होगा मुझ पे कितना? सॉरी 70 kg मास था तो ग्रेविटी कितनी थी? 700। तो नॉर्मल कितना लग रहा है मेरे जूते के सोल पे? 700। अब मेरे घुटनों को बीच में से कट करूं अगर, इमेजिन, तो घुटने के ऊपर का मास है और घुटने के नीचे का मास है। अब घुटने के ऊपर का मास 70 kg नहीं है ना, तो वहां बाउंड्री इमेजिन करूं अगर, तो घुटने के ऊपर का मास मान लेते हैं 60 है, बाकी पाँव 10 kg के हैं, 60 kg अगर इसका ऊपर का मास, तो यहां भी नॉर्मल है नहीं है। यहां पर मैं कट कर रहा हूं, उसके ऊपर का पार्ट नीचे को धक्का दे रहा होगा और नीचे का पार्ट ऊपर को धक्का दे रहा है। तो अगर ये सिस्टम इमेजिन करूं तो मुझ पर ग्रेविटी, मतलब घुटने से ऊपर के सिस्टम पे ग्रेविटी है 600 न्यूटन। तो यहां नॉर्मल कितना होगा? यहां नॉर्मल कितना होगा? घुटने से ऊपर 600 न्यूटन ही। जूते पे कितना था? 700 था वहां, घुटने से ऊपर 600। अब यहां कमर से ऊपर का मास है मान लेते हैं 40 kg, मतलब ये मास बचा 40 kg, बाकी नीचे का 30 kg है। यहां नॉर्मल लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है। ऑर्गन्स के बीच अंदर इंटरनली नॉर्मल लग रहा है बेटा। तो ये 40 kg है, तो इतने की ग्रेविटी 400, तो यहां कितना नॉर्मल होगा? 400 न्यूटन का नॉर्मल। मेरी गर्दन है, गर्दन का मास है 10 kg, गर्दन से ऊपर जो सर है पूरा ये मास 10 kg है, बाकी 60 kg बॉडी है। यहां नॉर्मल है नहीं है? तो ये अगर 10 kg है तो यहां कितना नॉर्मल लग रहा है? 100 न्यूटन। समझ रहे हैं क्या? समझे? नॉर्मल प्रेजेंट है इंटरनली हर जगह। यहाँ पे आपने पी लगाई थी लेकिन नॉर्मल यहाँ जनरेट हो गया था ब्लॉक्स के बीच में आपस में, हुआ ना?
नेक्स्ट, अभी तक हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये सवाल क्या है बेटा, वर्टिकल वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या हो रहा था कि ग्रेविटी जमीन के नॉर्मल से बैलेंस हो जा रही थी, हो रही थी, अभी जो भी 3-4 सवाल किए हमने। अब जमीन है ही नहीं, जमीन से कांटेक्ट ही नहीं है, दो ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, टू ब्लॉक्स विद मास m1 कितना दे रखा है बेटा, m1 क्या दे रखा है 0.2 kg, m2 कितना दे रखा है 0.3 kg। हैंग अंडर द अदर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। चार सिचुएशंस में हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग्स पूछा हुआ है। एक्चुअली दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये वाली स्ट्रिंग है जिसमें T1 लिखा हुआ है, और एक ये वाली स्ट्रिंग है, मासलेस है स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स क्या है बेटा, मासलेस। हमें पता है एक मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह पे टेंशन सेम होनी चाहिए, याद है, मतलब इसमें T1 टेंशन है, इसमें T1 होना जरूरी नहीं है ना, है क्या, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन हो सकती है, लेकिन इस वाली स्ट्रिंग के टॉप में जो टेंशन होगी उसके मिडिल में भी वही टेंशन होगी, और उसके बॉटम में भी वही टेंशन होगी। कितनी बोल रहा हूं उस टेंशन को, T2। और ऊपर वाली स्ट्रिंग में क्या टेंशन है बेटा, T1। मुझे बार बार अलग अलग सिचुएशंस में T1 और T2 की वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। अब यहां नॉर्मल इन्वॉल्व नहीं है, यहां क्या इन्वॉल्व है, अब टेंशंस। पहले पहले सिचुएशन है, ब्लॉक्स क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, बता सकते हैं जल्दी, तब ये इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया ना। ब्लॉक जब रेस्ट पे है तो ये किसका सवाल हो गया, इक्विलिब्रियम। T1 बताने के लिए क्या सिस्टम चूज करना चाहिए, दोनों मिला के रहेगा, अच्छा बोलिए। अगर दोनों को मिला के सिस्टम लूं तो कितनी फोर्सेस हैं, नंबर बोलिए, दो, मात्र दो फोर्सेस। कौन कौन सी, T1 एंड ग्रेविटी। क्या T2 नजर आएगी, T2 इंटरनल है ना अभी, जब कंबाइंड सिस्टम चूज कर रहा हूं दोनों ब्लॉक को मिला के। प्लीज बोलिए बेटा न्यूटन्स लॉ, पहले वाले के लिए, रेस्ट में रहने के लिए। घर से कुछ पढ़ के वढ़ के नहीं आते हैं क्या आप लोग, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स की हैं कल हमने, वही पूछ रहा हूं फिर से। बोलिए, T1 शुड बी इक्वल टू ग्रेविटी, कितनी है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं, 0.2 kg की ग्रेविटी 2 न्यूटन, 0.3 की ग्रेविटी 3 न्यूटन, तो दोनों की मिला के ग्रेविटी 5 न्यूटन। तो बोलिए बेटा T1 की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन, बट मुझे T2 भी पता लगानी है। क्या T2 पूरे को सिस्टम ट्रीट करके पता चल पाएगी, नहीं। T2 पता लगाने के लिए आपको या तो केवल M2 को सिस्टम चूज करना पड़ेगा या केवल M1 को। कौन सा बेटर है, केवल M2 बेटर है भाई, क्योंकि टेंशन और ग्रेविटी दो ही फोर्सेस दिखेंगी M2 पे। M1 पे क्या होगा, तीन फोर्सेस नजर आएंगी, दिख रहा है M1 पे, एक तो T1, एक खुद की ग्रेविटी और एक T2। आंसर दोनों से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बट बेटर सिस्टम कौन सा है बेटा, इस पे कम फोर्सेस लग रही हो, हमारे लिए बेटर सिस्टम वो है। क्या है यहाँ बेटर सिस्टम, ओनली M1 या ओनली M2, ओनली M1, सॉरी ओनली M2, देख रहे हैं क्या, ओनली M2, उसका एक्सलेशन भी 0 है। जल्दी से T2 बोल दीजिए,
T2 हो जाएगा M2 की ग्रेविटी के बराबर। कितनी है M2 की ग्रेविटी? 3 न्यूटन। दिख रहा है 0.3 kg इंटू, तो T2 की वैल्यू आ गई 3 न्यूटन। तो T1 है 5 न्यूटन, T2 है 3 न्यूटन। कब? कब? रेस्ट पे है पूरा सिस्टम। नाउ दूसरा पार्ट है उसका, दे मूव अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कराया जा रहा है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, क्या आंसर बदल जाएगा T1 T2 का? नहीं। क्यों नहीं बदलेगा भाई? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है। न्यूटन्स लॉ में स्पीड मैटर नहीं करती। न्यूटन्स लॉ में क्या मैटर करता है? एक्सेलरेशन। कोई चीज रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन 0। कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन 0। नहीं क्या? तो अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? 0। रेस्ट पे था तब भी एक्सेलरेशन 0 था, तब वेलोसिटी भी 0 थी। लेकिन अब वेलोसिटी 0 नहीं है, बट वेलोसिटी चेंज भी नहीं कर रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। और न्यूटन्स लॉ में क्या मैटर करता है? वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो अभी भी 0 है। तो बेटा T1 T2 के आंसर सेम रहेंगे पहले पार्ट के जैसे ही, या बदल जाएंगे? सेम रहेंगे। तो इसके भी आंसर यही है। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी सेम रहेंगे क्या? नहीं, बदल जाएंगे। क्या है तीसरा पार्ट? पढ़िए। एंटायर सिस्टम मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अभी भी T1 5 और T2 3 रहेगा? तीसरे पार्ट के लिए न्यूटन लॉ लिखना शुरू करेंगे। T1 निकालना चाहता हूं मैं, क्या सिस्टम चूज करना चाहिए? M1 प्लस M2। एपीटी ड्रॉ करूं M1 प्लस M2 का, तो एक एरो ऊपर को T1, दूसरा एरो नीचे को ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी? ग्रेविटी कितनी है उसकी? 5 न्यूटन। बट इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इस बार T1 5 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन दे ही दिया तो मैं अब किसको पॉजिटिव ट्रीट करूंगा? अपवर्ड को, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा ना फोर्सेस को, अब मैं डायनेमिक्स वाला न्यूटन लॉ लिखूंगा। याद है? बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए इक्वेशन, बोलिए जल्दी। T1 माइनस 5, पहले T1। क्यों भाई? अपवर्ड पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव फोर्स। बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए। T1 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 2। बोलिए T1 की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 5.4 न्यूटन। ओ सॉरी, M1 प्लस M2, सॉरी M1 प्लस M2 ना, M1 प्लस M2 मिला के कितना है? 0.5 इंटू एक्सलेशन 2, तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है ना? T2 निकालना चाहता हूं मैं, सेम सेम सवाल में। क्या सिस्टम चूज करना अच्छा रहेगा T2 निकालने के लिए? T2 निकालने के लिए क्या सिस्टम बेस्ट रहेगा? T2 निकालना चाहता हूं मैं, क्या क्या सिस्टम बेस्ट रहेगा? ओनली M2 या ओनली M1? ओनली M2 बेटर है। क्यों बेटर है ओनली M2? कम फोर्सेस हैं उस पर, 2 ही हैं। ओनली M1 पर कितनी फोर्सेस हैं? 3। ज्यादा अच्छा क्या है? कम फोर्सेस जिसमें है। तो अब मैं चूज कर लेता हूं ओनली
ओनली m2। प्लीज न्यूटन लॉ बोलिए बेटा, पहले एफबीडी ड्रॉ करिए उसका, बोलिए एफबीडी। ऊपर की तरफ को T2, नीचे की तरफ को 3 न्यूटन। एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर की तरफ को है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए न्यूटन लॉ। T2 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0.3 इंटू 2। क्या आ गया बेटा T2 का आंसर? 3.6। जब रेस्ट पे था तब T2 की वैल्यू कितनी थी? 3 न्यूटन। या जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तब भी T2 की वैल्यू 3 न्यूटन थी। बट अब जब एक्सलेट कर रहा है ऊपर को तब T1 की वैल्यू भी बढ़ गई, T2 की वैल्यू भी बढ़ गई। देख रहे हैं क्या? क्या 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 क्या? हाँ हाँ, एक बार में एक ही एक्सेलरेशन होगा, दो एक्सेलरेशन कैसे होंगे? फोर्सेस बहुत सारी लग सकती हैं, एक्सेलरेशन दो कैसे हो सकते हैं? मतलब आप इधर भी मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? आप क्या मिसकंसेप्शन कैरी कर रहे हैं 10th क्लास से? आप बार बार ये स्टूडेंट्स हर साल में देखता हूं, स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका मतलब होता है जब केवल ग्रेविटी लग रही हो तो क्या एक्सेलरेशन होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक्सेलरेशन हमेशा होगा। नहीं समझे भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गिवन इंस्टेंट पे एक ही एक्सेलरेशन होगा ना। आपने क्या बोला? ऊपर की तरफ को भी एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं, केवल ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है अभी इस सिचुएशन में। केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और mg फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। इसका ये मतलब नहीं है वो है उसका अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल तब होता है जब केवल ग्रेविटी लग रही होती है और कोई फोर्स ना लग रही हो ग्रेविटी के अलावा। तब जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिमाग से निकालिए इस मिसकंसेप्शन को, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ। एलएचएस में क्या है? फोर्सेस बहुत सारी हो सकती हैं। आरएचएस में केवल एक टर्म है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन केवल एक ही हो सकता है ना किसी गिवन इंस्टेंट पे। बट फोर्सेस क्या हो सकती हैं? बहुत सारी लग सकती हैं। डी पार्ट एक्सलेट डाउनवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बार एक्सेलरेशन जो है बेटा वो डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, समझ रहे हैं? डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इससे पहले वाले में क्या था? अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था। क्या आंसर सेम आएंगे? बदल जाएंगे। तो शुरू करें डी वाले पार्ट को। पहले T1 पता लगाना चाहता हूं, क्या सिस्टम लूं? क्या सिस्टम लूं? पूरा m1 प्लस m2। फिर से T1 ऊपर को और 5 न्यूटन नीचे को, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन किस तरफ को दिया है? डाउनवर्ड। प्लीज न्यूटन लॉ बोलना शुरू करिए। इस बार डाउनवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। बोलिए 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 सॉरी 0.5 इंटू 2। 0.5 इंटू 2 क्या आ गया T1 का वैल्यू? 5 माइनस 1 4 न्यूटन आया ना। पिछली बार क्या आया था? 6 न्यूटन। जब रेस्ट पे था या जीरो एक्सेलरेशन था तब क्या आया था? 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन से कम एक्सेलरेशन आ गया। हाँ, T2 निकालने के लिए क्या सिस्टम चूज करूं? T2 निकालने के लिए ओनली M2। वहां से नीचे का सिस्टम M1 भी कर सकता हूं बट ओनली M2 बेटर है, तो ओनली M2 चूज करूंगा। बोलिए फोर्सेस ओनली M2 पे। बोलिए T2 किस तरफ लग रही है? उस पे ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी। और ग्रेविटी किस तरफ? नीचे। अरे सेम ही तो है, एफपीडी तो न्यूटन लॉ अलग आएगा। T2 ऊपर और ग्रेविटी नीचे 3, बट इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है।
इस बार न्यूटन्स लॉ लिखते वक्त कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे? नीचे। बोलिए T2 कैसे आएगा पहले? इस बार पहले 3 आएगा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करना है। बोलिए 3 माइनस T2 इज इक्वल टू 0.2 नहीं 0.3 इंटू 2। क्या आ गया T2 यहां से? 3 माइनस 0.6 2.4 न्यूटन। ज्यादा हो गया है? आसान है, अभी तो डिफिकल्टी शुरू भी नहीं हुई है। डिफिकल्ट पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है बेटा इसका, अभी तो आसान पार्ट चल रहा है। एक प्रोसीजर फॉलो करना है बस, बार बार एक प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना है, सारी फोर्सेस एलएचएस में विद साइन, आरएचएस में सिंगल टर्म, मास इनटू एक्सेलरेशन। लास्ट पार्ट, इफ maximum allowable tension is 10 Newton, then what is the maximum possible upward acceleration? ज्यादा से ज्यादा टेंशन जो पॉसिबल है वो कितनी है बेटा? 10 न्यूटन। ज्यादा से ज्यादा टेंशन जो पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है? 10 न्यूटन। तो भाई T1 हमेशा T2 से बड़ी होने वाली है, T1 हमेशा T2 से बड़ी होने वाली है, क्योंकि T1 ज्यादा मास को सपोर्ट कर रही है, T2 कम मास को सपोर्ट कर रही है। तो T1 मैक्स होगी पहले या T2 मैक्स होगी? T1 मैक्स पहुंच जाएगी अगर मैं टेंशन बढ़ाते जाऊं तो। मैं खींच रहा हूं ना पकड़ के उसको, तो मैक्स पॉसिबल मैं कितनी फोर्स से खींच सकता हूं उसको? 10 न्यूटन। तो मान लेते हैं T1 कितनी है? 10 न्यूटन। तो मैक्स टेंशन पे पहुंच चुका है मेरा सिस्टम। इससे ज्यादा फोर्स लगाई मैंने तो रस्सी टूट जाएगी, नहीं क्या? तो T1 की मैक्स वैल्यू इज 10 न्यूटन। तब वो पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब आपको क्या सिस्टम चूज करना चाहिए? M1 प्लस M2। उस पर ऊपर की तरफ को T1 मैक्स लग रहा होगा, कितना है वो? 10 न्यूटन। ग्रेविटी अभी भी किस तरफ? नीचे। कितनी? 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन पक्का 10 न्यूटन बड़ा है 5 न्यूटन से, एक्सेलरेशन पक्का ऊपर को होने वाला है। इस बार एक्सेलरेशन अननोन है, पिछले पार्ट में एक्सेलरेशन दिया था, बट तरीका तो सेम ही है। बोलिए न्यूटन्स लॉ। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 0.5 ए की वैल्यू 5 अपॉन 0.5 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलेंगे जी की वैल्यू है, बिल्कुल नहीं, ये जी नहीं है, ये अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और ये तब आ रहा है जब मैंने पकड़ी है ना ये रस्सी, जब मैं इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा हूं तब पूरा सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्या बात समझे? ज्यादा हो गया? हाँ बेटा, एक एक प्रॉब्लम घर जाके करिए वापस से, आज जो भी कराई गई हैं सारी करिए वापस से। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम में इतनी इजी नहीं पूछी जाएंगी, बट पहले ये तो सीखनी पड़ेंगी, तभी तो मुश्किल सीख पाएंगे। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा बेटा इतनी, ये वाली प्रॉब्लम जो है इसके अलावा इससे पहले वाली जो भी कराई मैंने आज आपको ये पूछी जा सकती है, बट इससे पहले वाली जो भी कराई कभी नहीं पूछी जाएगी वो एग्जाम में। वो इतनी आसान प्रॉब्लम्स हैं, बट वो आसान प्रॉब्लम से सीखना जरूरी है, तभी आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो कल 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 नहीं, परसों है ना क्लास। अब परसों की क्लास में सबसे पहले तो ये वाला सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला सवाल करेंगे, ये भी थियोरी का ही पार्ट है एक तरीके से। फिर ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, और फिर आएंगे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है? हाँ, मंडे को रेगुलर थियोरी लेक्चर है,
पहले ये चारों प्रॉब्लम खत्म करेंगे, फिर जंप करेंगे अपनी अगली फोर्स पे। अभी तक क्या करते आ रहे हैं हम? अभी तक केवल 3 फोर्सेस में डील कर रहे हैं हम। कौन कौन सी फोर्स में डील कर रहे हैं अभी तक हम? ग्रेविटी, नॉर्मल एंड टेंशन। और मंडे को क्या करेंगे हम? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे तक क्लास लगेंगी। सैटरडे को टेस्ट है नेक्स्ट वीक में, सैटरडे को टेस्ट होगा, और टेस्ट में ये सब भी आने वाला है। एनएलएम भी आएगा, यूएनडी तो आएगा ही आएगा, वेक्टर्स भी आएगा, ठीक है, और एनएलएम भी आएगा। हाँ, फ्रिक्शन हम तब तक नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन हम छुट्टियों के बाद करेंगे, फ्रिक्शन तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट एनएलएम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक एनएलएम विदाउट फ्रिक्शन हो जाएगा, तो वो हम मंडे से फ्राइडे कवर करेंगे। और टेस्ट में वो आएगा बेटा, ये मत सोचिए नहीं आएगा। और डीपीपीज डाली हुई हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं अभी भी, आधे लोगों ने अटेम्प्ट किए अभी तक। डीपीपीज अभी आसान वाली डीपीपीज डाली हैं, फिर अब थोड़ा बेटर वाली डालेंगे। और पहले आसान वाली डीपीपीज कर लीजिए, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वाली डाली जाएगी।